चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग लूसेंट का एक नया वीडियो। और अब तक हमने देख लिया था गांधी जी तक, हमने कर लिया था गांधी जी से पहले तक मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट तक हमने कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में और पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में और उनका योगदान राष्ट्रीय आंदोलन और देश की आज़ादी में क्या था। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका अगर आप ये वीडियो ठीक से देखते हो। और इससे पहले भी 15-20 वीडियो लूसेंट का मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और मॉडर्न हिस्ट्री ये लास्ट वीडियो है, या 1 या 2 वीडियो और रहेगा और ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर दूसरा हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। देखिए, फैक्ट्स अबाउट गांधी जी से मैं अगर शुरू करूँ तो सबसे पहले अगर मैं देखूँगा तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को ये जन्म हुआ था इनका। और ये कहाँ हुआ था जन्म? पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, जन्म हुआ था पोरबंदर में। एक सेकेंड, इसको मैं ठीक कर लूँ। जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। और हिज बर्थडे 2 अक्टूबर इज कॉमेमोरेटेड इन गांधी जयंती। सब जानते हैं गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और ये एक नेशनल हॉलीडे है और इसको इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये किसने डिक्लेयर किया? इसको यूएनओ ने डिक्लेयर किया है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फादर इनके कौन थे? करमचंद गांधी। मदर थी पुतलीबाई। और स्पिरिचुअल गुरु थे रैचंद भाई। ध्यान रखिएगा, रैचंद भाई स्पिरिचुअल गुरु थे गांधी जी के। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे। ठीक है, नाम पता चल गया आपको, रैचंद भाई। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद पॉलिटिकल गुरु की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। प्राइवेट सेक्रेटरी इनके थे महादेव देसाई। ये भी पूछ लेता है कि प्राइवेट सेक्रेटरी कौन थे? महादेव देसाई 1917 से 1942 तक। क्यों? क्योंकि 1942 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और प्यारेलाल नैयर 1942 के बाद 48 तक ये थे और फिर 48 में इनकी मृत्यु हो गई गांधी जी की, तो फिर ख़त्म। अच्छा, लिटरली इन्फ्लुएंस गांधी जी पे कौन कौन से रहे हैं? तो हेनरी सॉल्ट की किताब है प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म। जॉन रस्किन की किताब है अनटू दिस लास्ट, तो ये भी रहा है। इसके बाद इमर्सन थ्योरी की किताब है ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि लियो टॉल्स्टॉय, जो कि इनके गुरु भी थे। लियो टॉल्स्टॉय, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, बाइबल और गीता। तो ये मेजर बुक्स है जिनकी छाप गांधी जी के ऊपर रही है और जिनसे वो इन्फ्लुएंस हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं लिटरेरी वर्क्स कौन कौन से थे गांधी जी के, तो उनको देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ उसको। चलिए, लिटरेरी वर्क्स में है गाइड टू लंदन इन इंग्लिश, रिटन बाय हुम? रिटन इन 1893, रिटन बाय गांधी जी। लेकिन ये पोस्ट कब हुआ, ये पब्लिश कब हुआ? पोस्ट ह्यूमसली, यानी उनके मृत्यु के बाद इसको पोस्ट किया गया। इसके बाद है सर्वोदय, 1908 में आया था। ट्रांसलेशन ऑफ अनटू दिस लास्ट, किताब का नाम क्या है? अनटू दिस लास्ट। ठीक है, इसके बाद है गांधी, इसके बाद क्या है? हिंद स्वराज इन गुजराती। हिंद स्वराज जो है वो गुजराती में है और ये 1910 जनवरी में इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है हिंद स्वराज का इंडियन होम रूल, ये हुआ मार्च 1910 में। ठीक है, हिंद स्वराज का, और ये पहले गुजराती में लिखा गया था। इसके बाद है सतना प्रयोगो अथवा का आत्मकथा, ये भी गुजराती में लिखा गया था और ये आप बहुत फेमस किताब है, जानते होंगे। 1929 में इसको महादेव देसाई माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी के नाम से इसने प्रकाशित किया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद है 1929 में ये हुआ था। इसके बाद हिंदी ट्रांसलेशन सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, ये वही है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अच्छा, गांधी जी की लाइफ जो 1921 तक थी, ये चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ये 1934 में ट्रांसलेशन है और ये इंडियन लिरिक्स मेड इन जेल, इसका ट्रांसलेशन है। ठीक है, इसके बाद एज एन एडिटर जो इन्होंने लिखी है, न्यूज़पेपर का संपादक जो किया है। ठीक है, एडिटर में देखते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन से पत्रिकाएं छापी हैं। तो ये देखिए, पहला है इंडियन ओपिनियन,
देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा इंडियन ओपिनियन, और ये 1903 से लेकर 15 तक छपी हैं ये पत्रिकाएं। इसके बाद जो है 1903 से लेकर 1915 तक, और ये इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में छापी गई हैं, और कुछ पीरियड के लिए हिंदी और तमिल। तो क्वेश्चन ये बन सकता है या एक स्टेटमेंट यूज़ कर लेगा कि इंडियन ओपिनियन जो है वो इंग्लिश, गुजराती और हिंदी और तमिल में छपी हैं। तो ट्रू फॉल्स में आप इसको कर सकते हैं। कुछ पीरियड के लिए हिंदी और तमिल में भी छपी हैं, तो ये भी आप इंक्लूड करके चलेंगे। इसके बाद हरिजन है। हरिजन 1919 से 1931 तक इन्होंने छापा है, और ये इंग्लिश, गुजराती और हिंदी में छपी है। इसके बाद यंग इंडिया है, और 1933 से 1942 तक, और लास्ट में है नवजीवन। और नवजीवन जो है वो इंग्लिश और गुजराती में छपी है। ठीक है, एक अलग से वीडियो बनाया है मैंने वैसे न्यूज़पेपर्स पे कि किसने कौन सी न्यूज़पेपर्स छापे हैं, तो उसका एक अलग वीडियो है, वो आप मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, गांधी जी को दूसरे नामों से भी जाना जाता था, तो वो नाम क्या सब थे वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, उनका अगर अदर नेम की मैं बात करूं तो महान महात्मा, ग्रेट सेंट, ये किसने दिया था? प्राणजीवन मेहता ने दिया था 1909 में। इसके बाद महात्मा हाई सोल्ड सेंट, इन्होंने दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1917 में। इसके बाद मलंग बाबा या नंगा फकीर, ये दिया था काबिलेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, काबिलिस। ठीक है, 1930 में हाफ नेकेड सेंट या अर्धनंगा फकीर या इंडियन फकीर, ट्रेटर फकीर, ये सब इन्होंने किसने दिया था? विंस्टन चर्चिल, जो गांधी जी के सबसे बड़े दुश्मन थे, जो गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और इन्होंने दिया था 1931 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, राष्ट्रपिता किसने दिया था? फादर ऑफ नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ नेशन किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और कब कहा था? 1944 में, 1944 में। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज बापू, इनको बापू भी कहा गया। और बापू गुजराती में टर्म ऑफ इंडियरमेंट ऑफ फॉर फादर, फादर को कहते हैं बापू बेसिकली। ठीक, इसके बाद बायोग्राफी ऑफ गांधी जी। M.K. गांधी एन इंडियन पेट्रियोट इन साउथ अफ्रीका, जोसेफ जी डोक। अब ये क्वेश्चन बनेगा और ये फंसाएगा कि M.K. गांधी एन इंडियन पेट्रियोट इन साउथ अफ्रीका किसने लिखा है? ये लिखा है जोसेफ जे डोक ने, और ये 1909 में पब्लिश हुआ है, द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बायोग्राफी कौन सी है महात्मा गांधी की? फर्स्ट बायोग्राफी कौन सी है महात्मा गांधी की? ठीक है, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंडियन पैट्रियट इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी हो गया। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुइस फिशर, ये 1950 में पब्लिश हुआ है, द फर्स्ट फुल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, और ये कंप्लीट बायोग्राफी है उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक का। गांधी बिफोर इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में छपा है। एंड गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, 2018 में। और ये बुक्स अच्छी बुक्स हैं, आप पढ़ भी सकते हैं इसको। और ये रामचंद्र गुहा, फेमस हिस्टोरियन राइटर है रामचंद्र गुहा, इनकी किताबें हैं। एक बार फिर से नाम बोलता हूँ मैं, गांधी बिफोर इंडिया और गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मेन इवेंट्स जो हुए उनके लाइफ में वो देखिए। रॉलेट एक्ट 1919 में, ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और ये सेडिशन कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट इन 1918 विद जस्टिस रॉलेट विच मेड सर्टेन रिकमेंडेशंस टू कर्ब सेडिशियस एक्टिविटीज इन इंडिया। तो इसमें बेसिकली ये था कि बिना ट्रायल के आपको अरेस्ट किया जा सकता है और जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, ना वकील और ना दलील और ना अपील। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ना अपील, ना वकील, ना दलील, ये किस एक्ट में हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। द एक्ट कॉज्ड अ वेव ऑफ एंगर, लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा इस एक्ट के लिए हुआ था। हालांकि इस समय भी ये एक्ट है इंडिया में, लेकिन ये इस तरह से यूज नहीं होता है जिस तरह से उस टाइम में यूज हो रहा था। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन नाम का एक एक्ट है, एक लॉ है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो जिसमें यही होता है कि बिना किसी दलील, बिना किसी वकील के आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ उसमें टर्म्स हैं तो वो फॉलो होता है। अभी हमारे जब इंडिया में इस समय जो लॉ चल रहा है, बट उस समय ऐसा नहीं था, आपको उठाया और जेल में बंद कर दिया। तो इसी के लिए गांधी जी डिसाइडेड टू फाइट दिस एक्ट एंड गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह। 6 अप्रैल 1919 को इन्होंने क्या किया कि एक सत्याग्रह के लिए कॉल किया कि इसके अगेंस्ट जो है। और अब
जानते भी होंगे कि 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और इसके बाद दिल्ली, अहमदाबाद और पंजाब में काफ़ी इंटेंसिफिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा रोष हुआ इस चीज़ के खिलाफ। और इसी के लिए जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल इन दोनों के अरेस्ट के बाद 10 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के अंडर में जब इन दोनों को अरेस्ट किया गया तो एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी 13 अप्रैल 1919 को। एक पार्क है जलियांवाला बाग अमृतसर में, वहां पर हो रही थी और उसमें हजारों लोग इवन बच्चे और औरतें भी असेंबल हुई थी। और उस पार्क में क्या हुआ था, जब मीटिंग स्टार्ट होता इससे पहले ही रेजिनाल्ड एडवरी हैरी REH डायर, शॉर्ट में इसको R डायर भी कहते हैं, और इसको मिला था ऑर्डर O डायर से, ठीक है, कि ऐसा करो, बंदूक गोली चलाओ और सबको खत्म कर दो। तो इसने क्या किया था, फायरिंग कर दिया था और कई बच्चे, कई औरतें, कई लोग, लगभग 1200 से ज्यादा लोग इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। और उस समय माइकल ओ डायर, बताया आपको मैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का और ये टर्निंग पॉइंट था इंडो ब्रिटिश रिलेशंस में। और इसके बाद ही है 1919 के बाद ही जो है क्रांति में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, ठीक है, 1919 के बाद। अब देखिए, एक मैं आपको बहुत जबरदस्त फैक्ट बताता हूं कि सरदार उधम सिंह जो उस दिन उस पार्क में मौजूद था, मात्र 6 साल या 7 साल का बच्चा, और वो बच गया, लेकिन 21 साल के बाद उसने माइकल ओ डायर 1940 में, ठीक है, जी हाँ, 21 साल के बाद उन्होंने उसका बदला लिया और इंग्लैंड जाकर माइकल ओ डायर को वहीं पे शूट कर दिया, ठीक है। क्या नाम था, सरदार उधम सिंह। इसके बाद शुरू हुआ खिलाफत मूवमेंट 1920 से 1922 और द कैलिफ और खलीफा। देखिए, सुल्तान, टर्की का सुल्तान जो है उसी को मुस्लिम का सबसे बड़ा हेड माना जाता है। तो अंग्रेजों ने ये कहा कि आप हमारा साथ दीजिए वॉर में, और फिर हम जो खिलाफत थे, जो मुस्लिम के खलीफा थे, उसको रिलीजियस हेड जो है उनको, उनकी सेफ्टी का हम ख्याल रखेंगे। लेकिन जैसे कि अंग्रेज अपने वादे से मुकरने वाले थे, तो वो क्या हुआ कि साथ लेने के बाद भी 1418 से 18 में ब्रिटिशर्स का साथ दिया इन्होंने, भारतीय सैनिकों ने, लेकिन उसके बाद भी वो ये वादा नहीं निभा पाया। और इसी के अगेंस्ट में अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली ने लॉन्च किया एंटी ब्रिटिश मूवमेंट 1920 में, और गांधी जी ने इसको बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ माना और इसको सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक तो दिख रही थी उनको इसमें, और दूसरा ये कि मुस्लिमों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त एक स्टेप था जो ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा था। तो गांधी जी ने उसको कायदे से सपोर्ट किया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस मूवमेंट को लेड किया। और इसके बाद गांधी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, कि इन्होंने सपोर्ट किया है, विच पेव्ड द वे फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसके बाद आता है द फेमस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। कैलकाटा सेशन सितंबर 1920 में कांग्रेस रिजॉल्व्ड इन फेवर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, स्वराज को अल्टीमेट एम बनाया गया। और इसके बाद शुरू हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें क्या सब चीजें हुई थी, देखिए, इसमें हुआ था कि सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनररी ऑफिस, ठीक है, एंड रेजिग्नेशन फ्रॉम नॉमिनेटेड ऑफिसेस, मतलब कि जो टाइटल्स मिला था उसको सरेंडर कर देना, ब्रिटिश की दी हुई या बनाई हुई किसी भी चीज को यूज ना करना, रिफ्यूजल टू अटेंड गवर्नमेंट दरबार एंड ऑफिशियल फंक्शन, और ब्रिटिश के कोर्ट को, लॉर को, इस सब चीज को क्या कर देना, बायकॉट कर देना। रिफ्यूजल ऑफ जनरल पब्लिक टू ऑफर देमसेल्व्स फॉर मिलिट्री एंड अदर गवर्नमेंट जॉब्स, जो भी जॉब्स वगैरह थी, सरकारी नौकरी या मिलिट्री था, उस सब से बायकॉट कर देना। फॉरेन गुड्स का बायकॉट कर देना। ये सब चीजें हो रही थी, ठीक है, और गांधी जी इन सब चीज को सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, एक नेता की कमी थी भारत में, आंदोलन तो कई हुए थे, लड़ाई तो कई हुई थी, लेकिन एक जो नेता जो इन सबको साथ लेकर चल सके, ऐसे नेता के रूप में उभर कर गांधी जी आए थे, जो पढ़े लिखे भी थे और अंग्रेजों की भाषा में बात करना भी जानते थे, ठीक है। अलॉन्ग विद अली ब्रदर्स अंडरटूक अ नेशन वाइड टूर एड्रेसिंग मीटिंग्स, और वो पूरे भारत में घूम घूम कर मीटिंग्स ले रहे थे और लोगों को एड्रेस कर रहे थे, उनको एजुकेट कर रहे थे, उनको समझा रहे थे कि कितना जरूरी है इन सब में अपने आप को इन्वॉल्व करना आने वाले समय के लिए, ठीक है। द एजुकेशनल बायकॉट वाज स्पेशली सक्सेसफुल इन बंगाल एंड पंजाब टू, रिस्पॉन्डिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो मैं आपको बताया था उस समय कि पंजाब और बंगाल और जो भारत के जो
ऊंचे तबके के लोग थे, वो लोग उस 1857 की क्रांति से अछूते थे। तो जब गांधी जी इसमें इन्वॉल्व हुए तो ये लोग भी सम्मिलित हो गए और इनके वजह से क्रांति एक चरम पे पहुंच गया। ठीक है, और अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल बायकॉट, देयर वाज बायकॉट ऑफ लॉ कोर्ट, जिसमें मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसिफ अली, ये सब इन्वॉल्व हो गए। अरुणा आसिफ अली का नाम बहुत फेमस है और इनको भारत रत्न में मिल चुका है, तो इनका नाम आप याद रखिए, बहुत जगह आपको दिखाई देंगी। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑल्सो सॉ पिकेटिंग्स ऑफ शॉप भी जला दिया गया, उसको लूट लिया गया, फॉरेन क्लोथ को जला दिया गया। ठीक है, और खादी भी बहुत जोर शोर से चलन में आ गई थी। अनदर ड्रामेटिक इवेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स, और उसी टाइम प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, और जिस दिन वो भारत लैंड किया, इंडिया में लैंड किया बॉम्बे में 17 नवंबर 1921। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि वो किस दिन लैंड किया था भारत में, किस दिन लैंड किया था बॉम्बे में? 17 नवंबर 1921 को लैंड किया था। ही वॉज ग्रीटेड विथ एम्प्टी स्ट्रीट। अब सोचिए, इतना बड़ा इंसान भारत आ रहा है और उसको कोई इंसान नहीं दिख रहा है। ही वॉज ग्रीटेड विथ एम्प्टी स्ट्रीट एंड डाउन शटर, सारी दुकानें बंद है, जहां भी है लोग कपड़े जला रहे हैं। तो किस तरीके का एक माहौल दिख रहा था उसको और क्या चीजें उसके दिमाग में आ रही थी। इसके बाद द अटैक ऑन, तो बहुत जोर शोर से 1920-21 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत जोर शोर से चल रहा था, लेकिन तभी एक अचानक से एक ऐसी चीज हुई जिस वजह से इस मूवमेंट को बंद कर देना पड़ा। अब वो क्या हुई उसको देख लेते हैं। तो देखिए, हुआ ये कि अटैक ऑन अ लोकल पुलिस स्टेशन बाय एंग्री पीजेंट ऑन चौरी चौरा। चौरी चौरा स्टेशन पे क्या हुआ? पुलिस स्टेशन पे, गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, यहाँ पे क्या हुआ? 4 फरवरी को 1922 को गांधी जी ने इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्या हुआ था एक्चुअली में? चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में बहुत सारे पुलिस वालों को बंद करके स्टेशन में आग लगा दिया गया और सब जल गए, उसमें सबकी मृत्यु हो गई। इसके बाद गांधी जी बहुत शॉक्ड हो गए कि यार ये मैंने क्या शुरू किया था और ये कौन सा रूप ले लिया, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस के बहुत बड़े सपोर्टर थे। तो इसलिए इतना ज्यादा बैलेंस होने की वजह से इन्होंने क्या किया? 12 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। अब जब इतने बड़े नेता पीछे हट गए तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्क तो पड़ेगा ही। इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में। तो क्वेश्चन ये बनता है, स्वराज पार्टी कब गठन हुआ? आंसर क्या होगा? 1923। गांधी डीज डिसीजंस टू कॉल ऑफ द एजिटेशन कॉज्ड फ्रस्ट्रेशन अमंग मासेस। कुछ लोग इससे बहुत क्या हुआ? बहुत दुखी भी हुए। हिज डिसीजन केम इन फॉर सीवियर क्रिटिसिज्म फ्रॉम हिज कलीग मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एनसी केलकर, ये सब लोग जो है इस डिसीजन को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी किए, क्योंकि ये बहुत हद तक आगे बढ़ गया था बात और लग रहा था कि अब आजादी दूर नहीं है। और इसके बाद जो है 1 जनवरी 1923 को गांधी एनसी केलकर, इस 1923 में जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इट प्रपोज देन एन अल्टरनेटिव प्रोग्राम ऑफ डाइवर्टिंग द मूवमेंट फ्रॉम वाइड स्प्रेड सिविल डिसोबीडियंस टू रिस्ट्रिक्टिव वन विच वुड इनकरेज इट्स मेंबर टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके बाद ये हुआ कि अब हम लोग लड़ाई बहुत कर चुके हैं, अब थोड़ा सा राजनीति में घुस के काम करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मोंटफोर्ट रिफॉर्म आया 1919 में, और फिर बाय कंटेस्टिंग इलेक्शंस कंटेस्ट करके और लेजिस्लेचर में एंटर करके तब हम लोग काम करेंगे। तो इसी वजह से इस पार्टी का गठन हुआ, स्वराज पार्टी का। ठीक, विद इन एंड नो यूज मोरल प्रेशर टू कंपेल द अथॉरिटी टू कंसीडर द पॉपुलर डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। जो मेन मकसद था वो क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट। अच्छा, इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है कि इन द इलेक्शन जो हुआ था 1923 में, स्वराज पार्टी कैप्चर्ड 45 ऑफ द 145 सीट्स। तो 145 में से 45 सीट मिली थी। इन प्रोविंशियल इलेक्शन दे सिक्योर्ड फ्यू सीट। अब चूंकि कुछ ही सीट मिली थी, लेकिन जो सेंट्रल प्रोविंस में इलेक्शन हुआ था उसमें उनको क्लियर मेजोरिटी मिला था। बंगाल में स्वराज पार्टी की सरकार जो थी वो लार्जेस्ट पार्टी थी। दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अनडाइल्यूटेड अपोजिशन। द स्वराजिस्ट डिमांडेड द रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, रिपीलिंग ऑफ द रिप्रेसिव लॉज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि सी आर दास 1925 में इनके डेथ के बाद जो है दे ड्रिफ्टेड टुवार्ड्स अ पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट। दिस लेड टू डिसेंशन ऑफ द पार्टी ब्रोक अप इन 1926। तो सी आर दास मेन नेता थे, लेकिन 1925 में इनकी मृत्यु के बाद जो है ये पार्टी ड्रिफ्ट कर गया और धीरे धीरे जो है 1926 में इस पार्टी का क्या हो गया? अंत हो गया। अब 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। अब ये साइमन कमीशन क्या है? देखिए, साइमन कमीशन एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कुछ लोगों को जोड़ा गया था, और ये भारत में किस तरीके का काम चल रहा है, वर्किंग ऑफ द डायरेक्टरी सिस्टम। जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में,
उसको देखने के लिए, उस पे एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था 1927 में, ठीक है। लेकिन जितने भी मेंबर्स इसमें थे वो सारे वाइट थे, मतलब कि सारे यूरोपियन थे, सारे इंग्लिश थे। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स फेल इंसल्टेड। ऑब्वियस बात है कि जो भारत के नेता थे उनको तो खराब लगेगा कि भाई जब तुम भारत के बारे में अगर कोई चीज़ स्टडी करने आ रहे हो तो भारत से किसी को ले ही नहीं रहे हो। इसलिए बहुत सारे नारे लगे, साइमन गो बैक, हर जगह साइमन गो बैक के नारे लगे। अब देखिए 27 में ये हुआ था गठन, लेकिन साइमन कमीशन भारत आया कब था? आया था 1928 में, तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी में साइमन कमीशन के जो नारे लग रहे थे, इसमें लाठी चार्ज हुआ और इसमें लाला लाजपत राय की हत्या हो गई। इस हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने कसम खाई और उन्होंने क्या किया कि एक वाइट पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स, देखिए मारना तो था स्कॉट को, लेकिन गलती से इन्होंने किसको मार दिया? सॉन्डर्स को मार दिया 1928 दिसंबर में। नेहरू कमेटी रिपोर्ट की स्थापना हुई, मतलब नेहरू ने एक रिपोर्ट दिया था और ये कमेटी की स्थापना हुई थी। चेयरमैनशिप किसको मिला था? ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू हैं, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट दिया था और इस रिपोर्ट में, और तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों मिलकर रिपोर्ट दिए थे। और इसके बाद जो है द रिकमेंडेशन इवोक्ड द लाइकली डिबेट कंसर्निंग द गोल ऑफ इंडिया डोमिनियन स्टेटस और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो अब क्या है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो नेहरू रिपोर्ट में यही था 1928 में जो इन्होंने दिया था। इसके बाद जो है 14, इसके अगेंस्ट में 14 पॉइंट जिन्ना के थे जो उन्होंने दिए थे। जिन्ना मुस्लिम लीग के लीडर थे और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं यार हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिन्ना ने क्या किया, इसके बाद अपनी डिमांड्स बताई जिसमें 14 पॉइंट थे जिन्ना के, ठीक है। इसके बाद आया 1929 का लाहौर सेशन, और in its annual session held in Lahore, December 1929, under the leadership of Jawaharlal Nehru, Indian National Congress passed a declaration पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी 1929 लाहौर सेशन में। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाहौर सेशन कब हुआ था और पूर्ण स्वराज की मांग किस सेशन में हुई थी, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 को न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग वाज अनफर्ड इन ऑन 26 जनवरी वाज फिक्स्ड इंडिपेंडेंस डे विच वाज टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये हुआ था 31 दिसंबर 1929 को जो है नया फ्लैग तिरंगा फहराया गया था पहली बार, और 26 दिसंबर फिक्स किया गया था कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, ठीक। इसके बाद आता है फेमस दांडी मार्च 1930 में। 60 सत्याग्रह से भी इसको याद रखते हैं। देखिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस के गोल को अचीव करने के लिए गांधी जी ने एक तरीका अपनाया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930, डेट याद रखिएगा 12 मार्च 1930, दांडी से, ठीक है, दांडी के लिए। और ये सॉल्ट लॉ जो था उसको ब्रेक करने के लिए ये यात्रा शुरू की गई थी। गांधी कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 240 माइल, यानी 240 माइल की दूरी 24 दिन में 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक में पूरी कर दी गई। और वहां पहुंचने के बाद 6 अप्रैल को साल्ट लॉ को तोड़ दिया गया, खुद से साल्ट बना के, ठीक है। और यहीं से शुरू हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, जिसमें गांधी जी की बहुत बड़ी क्या थी, गांधी जी का बहुत बड़ा क्या था उसमें योगदान था, ठीक है। द मूवमेंट बिकेम सो पावरफुल दैट इट स्पार्क्ड ऑफ पेट्रोटिज्म इवन अमंग द इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी। जो भारत के सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में, उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना जग गई। द गढ़वाल सोल्जर्स रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन द पीपल एट पेशावर। अब देख ही रहे हैं कि गढ़वाल के जो सोल्जर्स थे उन्होंने पेशावर में लोगों पे गोली चलाने के लिए मना कर दिया। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया 5 मई 1930। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि 60 सत्याग्रह के बाद गांधी जी को कब अरेस्ट किया गया? तो डेट क्या है? 5 मई 1930। दिस वाज फॉलोड बाय अनदर राउंड ऑफ बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड इट लुक द शेप ऑफ अ नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन विच लेडीज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। तो देखिए ये भी देखने वाली बात है कि लेडीज भी इसमें पार्टिसिपेट किए। सून देयर आफ्टर फॉलोड रिप्रेसिव मेजर्स सच एज मास अरेस्ट, लाठी चार्ज, पुलिस फायरिंग एटसेट्रा, और 1 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को जेल भेज दिया गया। और इसके बाद आया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, ठीक है।